गुड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज हम अपनी बहुत ही क्रूशल क्लास करेंगे जो कि हमारी पहली क्लास भी रहेगी। तो बहुत प्रयास करने के बाद आज इस क्लास को कर पा रहे हैं और काफ़ी इश्यूज रह रहे थे। उन इश्यूज को आज अंततः सभी इश्यूज को सॉल्व कर आज इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मेरी आप सबसे एक विनम्र विनती है कि हम आज के वाक्य को देख लें कि हार्ड वर्क एंड स्टे पॉजिटिव। इस लाइन को आप अपने अंदर रखें, हार्ड वर्क एंड स्टे पॉजिटिव। ठीक है, तो मेहनत जो है वो क्या करनी है, मेहनत करनी है और बने रहना है। हार्ड वर्क करना है और क्या करना है, बने रहना है। ठीक है, स्थिर रहना है एक जगह पे। तो ये आज की मोटिवेशनल लाइन रहेगी कि हार्ड वर्क एंड स्टे पॉजिटिव। तो साथियों, अब हम अपनी पहली क्लास की ओर चलेंगे और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम बैंकिंग के ऊपर आज की क्लास करने जा रहे हैं। और बैंकिंग सेक्टर जो है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। और बैंकिंग सेक्टर जो है ये, अगर हम इसे कहें तो कतई भी गलत नहीं होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो है वो सोर्स है, हमारी अर्थव्यवस्था का सोर्स है बैंकिंग सेक्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैंकिंग शब्द कि इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, बैंकिंग की डेफिनेशन क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, इन सबको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे कि बैंकिंग की डेफिनेशन क्या है। सो बैंकिंग, अगर मैं इसे स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि बैंक के बारे में अगर मैं आपसे स्पष्ट कहूँ कि बैंक की डेफिनेशन क्या है, तो स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि बैंक एक इंस्टीट्यूट है जो मनी में डील करता है। ठीक है, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो किसमें डील करता है, मनी में डील करता है, जो मनी में लेन देन करता है। बैंक के अंदर क्या रहता है कि कोई भी कार्य जो है वो मनी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे मनी ली जाती है और मनी दी जाती है। तो बैंक की डेफिनेशन को और आगे देखेंगे हम। बैंक के टाइप देखेंगे, बैंक के टाइप क्या है। सबसे पहले बैंक की डेफिनेशन है, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो मनी में डील करता है। और अगर हम इसके प्रकार देखें, टाइप देखें कि बैंक जो है वो क्या करता है, बैंक जो है वो एक्सेप्टिंग मनी फॉर डिपॉजिट। ठीक है, लोगों को पैसों को क्या करता है, लोगों के पैसे को एक्सेप्ट करता है। जब कभी व्यक्ति अपनी जमा पूंजी लेकर बैंक में जाता है तो बैंक उसको क्या करता है, अपनी तरफ वहाँ पे सेव कर लेता है। ठीक है, और चाहे वो एफडी के रूप में पैसा हो, चाहे वो हमारे सेविंग अकाउंट में पैसा हो, हम किसी भी प्रकार का मनी जो है, धन जो है, जब वो किसी भी प्रकार का पैसा जो है जब हम बैंक में लेकर जाते हैं तो बैंक का प्रथम कार्य होता है कि बैंक उसे क्या करता है, जमा करता है, उसे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सेकंड काम जो है बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए वो लोन प्रोवाइड करता है। और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार से बैंक क्या करता है, लोन देता है। ठीक है, और यदि हम ऊपर हम बात करें, जो हमने पहली लाइन की है ऊपर की फर्स्ट पॉइंट कि बैंक एक्सेप्टिंग फॉर मनी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ ये लाइफ लाइन भी है।
ये बैंक की लाइफलाइन है। और ये जो दूसरा है लोन जो प्रोवाइड करता है, लैंडिंग करता है और इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को पैसा ये क्या करता है, मुहैया करता है, लोन देता है। तो इसे कहा जाता है इनकम ऑफ सोर्स। ये क्या है बैंक का इनकम ऑफ सोर्स। जब भी बैंक किसी कस्टमर को लोन देता है तो उसके बदले में बैंक उससे क्या करता है, उससे इंटरेस्ट जनरेट करता है। और वही इंटरेस्ट जो है वो बैंक की क्या है, अपनी वो बैंक की क्या कमाई है। ठीक है। और थर्ड जो है वो है कि मैंने उस दिन भी बताया था और आज मैं इसे थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ, सब लोग इसे ध्यान से देखना, ठीक है। तो थर्ड काम है कि बैंक रीपेमेंट करता है। रीपेमेंट, जो पैसा हमारा बैंक में जमा रहता है बैंक उसको क्या करता है, रीपेमेंट करता है, वापस देता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बैंक में पैसा जमा करवाया तो बैंक उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखता है। आपकी ज़रूरत के अनुसार जब आपके टर्म एंड कंडीशंस जब पूरी हो जाती हैं तो बैंक उसका वो पैसा आपका जो है वो बैंक आपको वापस लौटा देता है। जैसा कि अगर हमारे सेविंग अकाउंट में बैलेंस है तो बैंक क्या करता है, जब भी हम ब्रांच विज़िट करते हैं वहाँ जाके हम लोग डिमांड डिपॉजिट के रूप में हम फॉर्म फिलअप करते हैं और बैंक में जमा करते हैं। तो बैंक उसके बदले में हमें क्या देता है, जितनी हमारी आवश्यकता है उतना पैसा बैंक हमें देता है। अगर टर्म डिपॉजिट है, एफडी है हमारी, तो जैसे उसका टाइम पूरा हो जाता है एफडी के रूप में जाएगी फिक्स डिपॉजिट। अगर हमने एफडी करवा रखी है तो उसका जैसे ही वो मैच्योर होती है तो बैंक क्या करता है, वो भी हमें वापस दे देता है। ठीक है। और लास्ट वन मैंने उस दिन आपको बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट भी बैंक करता है, कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनाता है। ठीक है। ये भी बैंक की एक सर्विस है। हाँ, लेकिन इससे भी ज़रूरी है कि हम देखेंगे कि वो विड्रॉ पैसे को विड्रॉ करता है, विड्रॉ यानी कि चेक के माध्यम से भी या डिमांड डिपॉजिट या कैसे भी चेक के माध्यम से भी बैंक क्या करता है, पैसा सैंक्शन करता है। ठीक है। अगर आपके पास कोई चेक है तो आप उसके माध्यम से भी बैंक से पैसा ले सकते हैं। और केवल ये चेक से पैसा लेना देना ये बैंक में ही किया जाता है और कहीं पे ऐसा किया नहीं जाता। और किसी इंस्टीट्यूट में किसी भी इंस्टीट्यूट के पास ये अधिकार नहीं कि वो चेक को कस्टमर को दे, चाहे जैसे नॉन बैंकिंग एनबीएफसी है वहाँ पर भी क्या होता है कि एनबीएफसी के पास भी जो कि चेक्स बनाने की अथॉरिटी नहीं है, तो वो भी चेक केवल और केवल कौन बनाता है, बैंक बनाता है। ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। तो ये है बैंक की डेफिनेशन। ठीक है। ये बैंक की क्या है, डेफिनेशन। तो एक बार हम फिर देखेंगे बैंक क्या है। बैंक की डेफिनेशन, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो मनी में डील करता है। और फिर उसके बाद एक्सेप्टिंग मनी फर्स्ट पॉइंट रहता है। और सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा लैंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ और भी अलग अलग प्रकार से बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। थर्ड, बैंक रीपेमेंट करता है फॉर चेक के माध्यम से विड्रॉ करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है कस्टमर के साथ। और ये बैंक की डेफिनेशन है। और उसके बाद हम देखेंगे आगे कि बैंक जो है वो बैंक भारत में कब आया, पहला बैंक की शुरुआत भारत में कब हुई और क्यों हुई। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि हम जैसा कि पुरानी मूवीज़ में हम लोग देखते थे कि जब कभी किसी से पैसों की आवश्यकता पड़ती थी या कोई ज़रूरत बनती थी तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग सेठ लोग जो होते थे, लालने लोग जिनको हम सेठ लोग कहते हैं, तो उनके पास हम लोग जाया करते थे और ज़रूरत के अनुसार हम उनसे क्या करते थे, हम उनसे सामान ले लेते थे। और जब कभी फसल की कटाई होती थी, जहाँ जो भी हमारा सोर्स होता था इनकम का, तो जब हमारे पास पैसा आता था उस सोर्स से तो हम लोग उनको पैसा पे कर देते थे। ठीक है। लेकिन
फिर ऐसा लगा कि बैंक की बहुत, क्योंकि वो लोग उससे गरीब और गरीब होता जा रहा था और अमीर होता जा रहा था। तो इसके पश्चात लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ पर बैंक होना चाहिए। और उस समय ब्रिटिश लोग भारत पर शासन किया करते थे, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा पहला बैंक यहाँ पे लाया गया भारत में, और उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में कलकत्ता में खोला गया। हालांकि इस बैंक का नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, लेकिन इसमें कोई भी हिंदुस्तानी नहीं नियुक्त किया गया था। ये कंप्लीटली इसे रन कौन करते थे, इसे अलेक्जेंडर एंड कंपनी करती थी इसको रन कंप्लीटली। उसके बाद ये बैंक ज़्यादा देर तक नहीं बन पाया और 1832 में ये बैंक बंद हो गया, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1832 में ये बैंक बंद, पूरी रीति से बंद कर दिया गया, क्योंकि ये ज़्यादा देर चल नहीं सका और इसको अंत तक क्या करना पड़ा, 1832 को बंद करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 1806 में एक और बैंक की शुरुआत होती है जिसका नाम था बंगाल बैंक, ठीक है। और उसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की शुरुआत की जाती है और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की शुरुआत की जाती है, ठीक है। और ये तीनों बैंक जो हैं इनको हम देखेंगे, बहुत ही क्रूशियल बैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है हमारी इस बैंक की सीरीज़ में। और ये आज भी कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। कौन कौन से, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। तो ये जो तीनों बैंक थे, जैसे बैंक ऑफ बंगाल 1806 में ओपन किया गया, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। ये जो तीन बैंक भी थे, इनको भी फुली कौन रन करते थे, ब्रिटिश करते थे। इनको भी ब्रिटिश रन किया करते थे। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर ये सभी के सभी बैंक खोले जा रहे थे, परंतु इनको चलाने का जो कार्य था वो ब्रिटिश लोग किया करते थे, ठीक है। इनमें भी कोई भी हिंदुस्तानी काम नहीं करता था। तो हम देखेंगे हाल ही में ऐसे कौन कौन से बैंक हैं जो उस समय भी थे और आज भी हैं, ठीक है। तो 1865 में एक बैंक था जिसका नाम है इलाहाबाद बैंक। ये बैंक उस समय भी था, लेकिन इसे भी ब्रिटिश ही रन किया करते थे। इससे कोई हिंदुस्तानी इसको रन नहीं कर रहा था, न इसमें कोई हिंदुस्तान के व्यक्ति की नियुक्ति थी। लेकिन उसके बाद एक बैंक आता है जिसकी शुरुआत जो है वो हिंदुस्तानियों के द्वारा हुई, जिसको रन कौन किया करते थे, हिंदुस्तानी लोग, जिसमें हिंदुस्तान के एम्प्लॉय काम करते थे। उस बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो 1894 में 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की शुरुआत होती है। और ये बैंक जो है वो इसको दो व्यक्ति इसको शुरू करते हैं, लाला लाजपत राय और सेकंड दयाल सिंह मजीठिया, ठीक है। लाला लाजपत राय के द्वारा और दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और यह बैंक आज तक भी कार्य कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक और भारत का एक पब्लिक सेक्टर बैंक है ये, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे 12 जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो कौन कौन से हैं। तो उनमें से एक बैंक है हमारा पंजाब नेशनल बैंक, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस है। ये आज भी है, आज भी ये बैंक कार्य करता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लगभग उसके बाद बहुत सारे जो कि बैंक खोले गए और फिर एक समय आता है जिसको हम बोलते हैं 1921 में 3 बैंकों को मर्ज कर दिया जाता है और उनको एक बैंक बना दिया जाता है, ठीक है। 3 बैंक ये कौन कौन से थे, बंगाल बैंक, बॉम्बे बैंक और मद्रास बैंक। इन तीनों बैंकों को मर्ज कर एक ही बैंक बना दिया जाता है जिसको हम कहते हैं
इम्पीरियल बैंक। अगर कभी भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इम्पीरियल बैंक किन 3 बैंकों को मर्ज करके बनाया गया है, तो साथियों आपको याद रखना है बंगाल बैंक, बॉम्बे बैंक और मद्रास बैंक को मर्ज कर इम्पीरियल बैंक की शुरुआत की गई है। और इन तीनों बैंकों का जो इनको मर्ज करने की जो तिथि है वो 1921 है, ठीक है। और उसके बाद 1926 को एक और रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें एक रिजर्व बैंक की मांग की जाती है। ज़रूरत के अनुसार एक ऐसा केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो क्या करे, सभी बैंकों के ऊपर बैंक रहे, जो सभी बैंकों को क्या करे, हैंडल करे। क्योंकि आज़ादी हम देखते हैं, आज़ादी से पहले हमारे यहाँ बहुत सारे बैंक हो गए थे ब्रिटिशों ने, और कुछ बैंक जो इंडियंस के द्वारा भी शुरू किए जा रहे थे, तो बहुत सारे बैंक यहाँ पे ओपन हो गए थे। तो उसके दौरान जो कि, और यहाँ क्या होता था कि एक ऐसा बैंक चाहते थे कि जो सभी बैंकों का क्या करे, रन करे। तो यहाँ पर एक कमेटी का गठन होता है और वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेज देते हैं, जिसको हम कहते हैं जंग हिल्टन आयोग। जंग हिल्टन आयोग जो है, इनकी जो रिपोर्ट होती है 1926 के में 1926 में, उसको पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर उसको खारिज कर दिया जाता है और उसको नज़रअंदाज करके उसको डिसमिस कर दिया जाता है। और फिर 1934 में एक बार फिर से रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर इस रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाती है और एक एक्ट बन जाता है 1934 में, और रिपोर्ट से इसको एक्ट बना दिया जाता है 1934 में। 1935 में आरबीआई का गठन होता है 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। तो इस वर्ष लगभग 90 साल की सेलिब्रेशन जो है वो क्या की है, इस बार आरबीआई ने अपनी बनाई है, ठीक है। तो फर्स्ट जो कि यहाँ पे आरबीआई की शुरुआत हो जाती है 1935 के अंदर। और उस समय आरबीआई का गवर्नर कौन था? आरबीआई के गवर्नर का नाम था ऑस्बॉर्न स्मिथ, ठीक है। ये पहले ब्रिटिश गवर्नर थे, ऑस्बॉर्न स्मिथ, ठीक है। और पीछे 1929 से एक ऐसा टाइम पीरियड शुरू होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। और इन दिनों में यूएसए की बहुत सारे बैंक में क्या हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं, और उसके कारण पूरे विश्व के अंदर क्या होता है, एक मंदी आ जाती है, ठीक है। ये लगभग 10 साल तक रहती है। 1939 को के पीरियड को हम क्या कहते हैं, ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो तब तक ये मंदी दुनिया भर के बैंकों को झेलनी पड़ी, जिससे विश्व भर में क्या हुआ, प्रत्येक कंट्री की अर्थव्यवस्था क्या होगी, तहस नहस होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आज़ादी से पहले जब भारत आज़ाद होने पर था तो लगभग भारत के अंदर कितने बैंक थे, 600 बैंक थे। 600 बैंक लगभग भारत के अंदर उस समय तक थे। ये कोई मैं पूरे फैक्ट के साथ ये बात नहीं कह रहा हूँ, परंतु ऐसा माना जाता है कि तब तक लगभग 600 बैंक भारत के अंदर थे, ठीक है। उसके बाद साथियों 1947 जब भारत आज़ाद होता है तो उसके बाद भारत में एक जिसको हम कहते हैं कि प्री इंडिपेंडेंट पीरियड, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंट पीरियड। तो उसके दौरान हम देखते हैं कि भारत के अंदर बैंकों को क्या किया जाता है, बैंकों की परिस्थिति देखते हुए इन पर कुछ नए नियम लागू कर दिए जाते हैं, ठीक है। 1949 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, जिसमें सबसे पहले 1949 कौन से बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1949 को। फिर आगे हम देखते हैं कि गोरवाला कमेटी की सिफारिश पर हम देखते हैं कि जो 1921 में हमने देखा था कि इम्पीरियल बैंक था, उसको यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, 1955 को उस बैंक का नाम रख दिया जाता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस बैंक का भी क्या कर दिया जाता है यहाँ पे, राष्ट्रीयकरण
कर दिया जाता है, ठीक है। SBI का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1955 को। और इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम कब बदल के SBI रखा जाता है? 1955 को, ठीक है, 1955।